हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे थे कि पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। मैंने आपको पहले बता दिया था, हम एक बार उसे फिर रिपीट करेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कोई खास श्रृंखला होती है, जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे चलती है कि जो हमारे घास हो गई, जैसे घास को टिड्डे ने खाया, फॉर एग्जांपल टिड्डे को मेंढक ने खाया, मेंढक को सांप ने खाया, तो एक तरीके से खास श्रृंखला चलती है, फूड चेन, है ना, हमारी जो नेचर में। तो उसमें अलग अलग पोषण स्तर होते हैं। ठीक है, जैसे प्रथम पोषण स्तर के अंदर पौधे आते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो सौर ऊर्जा होती है उसको खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं। दूसरे पोषण स्तर पर शाकाहारी आते हैं, जो पेड़ पौधे खाते हैं। तीसरे पोषण स्तर पर मांसाहारी आते हैं, जो शाकाहारी को खाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि किसी खास श्रृंखला में अलग अलग पोषण स्तर होते हैं। उस पोषण स्तर के जैविक समुदाय के बीच उनकी संख्या क्या है, या फिर उनका जैव भार, उनका बायोमास क्या है, उत्पादकता या ऊर्जा के आधार पर हम एक पिरामिड बनाते हैं, उसको पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। देखिए देखिए क्या होता है कि ना, ये पिरामिड कैसा भी हो सकता है, सीधा हो सकता है, उल्टा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। जिस तरीके की, मान लीजिए कि हम संख्या पिरामिड बनाते हैं, घास पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, तो हम ये कैसा बनेगा, आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा घास हो गई, तो यहाँ पर ये वाली संख्या सबसे ज़्यादा है घास की, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाएंगे, मैंने आपको बताया था टिड्डे, ठीक है, उसके बाद मेंढक यहाँ पे आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे सांप। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक ये घास, जो हमारा घास पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसका एक सीधा पिरामिड बनता है। ये मैं भी आपको दिखा भी दूंगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं: संख्या पिरामिड, ठीक है, जैव भार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं सीधा या उल्टा पिरामिड कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं घास पारिस्थितिकी तंत्र। तो आप देख सकते हैं कि उत्पादक मतलब संख्या के आधार पर घास सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा संख्या में है, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता उससे कम संख्या में है, फिर द्वितीय उपभोक्ता मेंढक उससे कम संख्या में है, फिर जो तृतीयक उपभोक्ता है वो उससे भी कम संख्या में है। तो ये हमारा एक सीधा पिरामिड बन रहा है। दूसरा है हमारा वृक्ष का पारिस्थितिकी पिरामिड। तो आप देख सकते हैं इसमें संख्या के आधार पर हम देख रहे हैं कि वृक्ष कम होते हैं, ठीक है, लेकिन शाकाहारी बहुत ज़्यादा होते हैं, वृक्षों को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता जिन्हें कहते हैं। उसके बाद मांसाहारी उनसे कम संख्या में होते हैं। तो हमारा एक इस तरीके का उल्टा पिरामिड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो संख्या पिरामिड क्या होता है, नंबर पिरामिड। एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से संबंधित अलग अलग प्रजातियों की कुल संख्या को क्रमानुसार दर्शाने पर हमें संख्या पिरामिड प्राप्त होता है, ठीक है। देखेंगे हम एक पारिस्थितिकी तंत्र में, मान लीजिए हम अपने घर का पारिस्थितिकी तंत्र ले लेते हैं, तो आपके यहाँ कितने पेड़ पौधे लगे हैं, ठीक है, कितने चूहे हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, ठीक है, या फिर कितने कॉकरोच हैं। तो इस तरीके से हम एक संख्या से एक पिरामिड बनाएंगे कि नहीं, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें कम है, तो हमारा क्या तो सीधा पिरामिड बनेगा या उल्टा पिरामिड बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक संख्या का पिरामिड बनाते हैं देखने के लिए कि किसकी संख्या ज़्यादा है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर आप समझ गए, ठीक है। पहले पौधे आते हैं, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी से संबंधित अलग अलग प्रजातियां जो होती हैं कि कुल संख्या को क्रमानुसार दर्शाने पर हमें संख्या पिरामिड प्राप्त होता है। तो हम उनकी कुल संख्या के अनुसार एक पिरामिड बनाते हैं, तो हमें पता चलता है, ठीक है। कुछ अपवादों को यदि छोड़ दे तो ये सीधा ही होता है। अब ये देखते हैं पिरामिड सीधा बन रहा है उल्टा, तो इसमें कुछ अपवादों को अगर हम हटा दे तो ये ज़्यादातर सीधा होता है। अभी मैंने आपको दिखाया था घास पारितंत्र में संख्या पिरामिड सीधा होता है, ठीक है। घास जो पारितंत्र होता है, मतलब उसमें क्या है, घास सबसे ज़्यादा होती है, तो एक सीधा पिरामिड बनता है, क्योंकि पोषण स्तर में सबसे निचले क्रम पर घासों की बहुलता होती है और उन पर निर्भर शाकाहारियों और इन शाकाहारियों पर निर्भर मांसाहारियों की संख्या क्रमशः कम होती चली जाती है। तो ये एक सीधा पिरामिड बनता है, क्योंकि घास की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद शाकाहारियों की कम और मांसाहारियों की उससे कम। तो इसमें हम क्या दिख रहे हैं, संख्या के आधार पर पिरामिड बना रहे हैं, ये याद ध्यान रखें। इस तरह प्रत्येक अगले पोषण स्तर पर जीवों की संख्या घटती है। तो जैसे जैसे पोषण स्तर में आगे जाते हैं तो क्या है, जीवों की संख्या इसमें घट जाती है। इसके विपरीत जो हमारा वृक्ष बाहुल पारिस्थितिकी तंत्र होता है, मतलब जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, पेड़ ज़्यादा होते हैं, तथा अपृत पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या पिरामिड का प्रदर्शन उल्टा हो जाता है। इसमें उल्टा हो जाता है, मतलब कि वृक्ष की संख्या कम है, उस पर निर्भर जो शाकाहारी है उनकी संख्या ज़्यादा है, क्योंकि उत्पादक स्तर पर वृक्षों की संख्या कम होने के बावजूद अपने आवास और भोजन के लिए उन पर निर्भर पशु पक्षियों की संख्या अत्यधिक होती है। क्योंकि अगर देखें तो वृक्ष कम होते हैं, लेकिन वृक्ष के ऊपर चिड़िया वगैरह रह रही हैं, या फिर जो भी शाकाहारी जानवर उन्हें खा रहे हैं, तो उनकी संख्या ज़्यादा होती है। इसी तरह अपृत खाद्य श्रृंखला में हजारों अपघटक किसी एक मृत पौधे और पशु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये जो पिरामिड होता है ये उल्टा भी
उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। किसी पारीतंत्र के पोषण स्तर की संरचना का वास्तविक चित्रण करने में संख्या पिरामिड उतना कारगर नहीं होता, ठीक है। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी भी पारीतंत्र के पोषण स्तर की संरचना का अगर हम वास्तविक चित्रण देखना चाहें तो संख्या पिरामिड हमें उस इतना कारगर नहीं होता, हमें नहीं बता सकता कि उनकी संरचना क्या है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक समुदाय के जीवों की संख्या को गिनना अभी संभव नहीं हो पाया है। ये बता रहे हैं कि देखिए क्या पॉसिबल है कि आप एक जंगल में जाके सबकी संख्या गिन लें, तो ये उतना हमें सही चित्र नहीं बताता है, ठीक है। इसलिए इन कमियों को दूर करने के लिए जैव भार पिरामिड बनाया गया है। तो देखिए जैव भार पिरामिड क्या होता है, बायोमास पिरामिड। इसमें क्या होता है, जिस पहले तो हम संख्या देख रहे थे, कितनी संख्या है, 10 संख्या है, 8 है, 9 है, तो हम देख रहे थे, उस हिसाब से हम पिरामिड अपना बना ले रहे थे। अब इसमें हम देखेंगे जो जीवित प्राणी में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों का शुष्क भार, ड्राई वेट, उनका बायोमास कहलाता है। देखिए कोई जीवित प्राणी है, उसमें जो कार्बनिक पदार्थ है हम सबके अंदर होते हैं, उनका कुल शुष्क भार, ड्राई वेट, ठीक है, उनका जो ड्राई वेट होता है उसको हम जैव भार बायोमास कहते हैं। तो अब इसके आधार पर देखेंगे कि कैसा पिरामिड बन रहा है, यानी कि उनका बायोमास कितना है। स्पष्ट है कि जैव भार पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों के कुल शुष्क भार का क्रमानुसार प्रदर्शन है। तो ये क्या है, मतलब हम देखेंगे इसमें कि प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों में जो उनमें कार्बनिक, मतलब प्रत्येक पोषण स्तर के जो जीव है उनमें जो उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ की कुल शुष्क भार कितना है, ये देखेंगे हम एक तरीके से। तो ये बता रहे हैं संख्या पिरामिड की तरह इसका भी प्रदर्शन सीधा या उल्टा हो सकता है, मतलब ये भी सीधा हो सकता है, उल्टा हो सकता है। इसको प्रदर्शित रेखा चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इसका मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो देखिए 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैव भार के अकॉर्डिंग। तो देखिए हमारा जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, आप देख सकते हैं उत्पादक हैं घास, झाड़ियाँ, पौधे। प्राथमिक उपभोक्ता उन पे जो निर्भर होते हैं गाय, हिरण, खरगोश, ये सब खाते हैं पेड़ पौधे। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता है लोमड़ी, ये गाय, हिरण, मतलब जो शाकाहारी है उनको खाती है। लोमड़ी को भी तृतीयक वो होते हैं जो मांसाहारियों को ही खाते हैं। तो शेर जैसे लोमड़ी को खाता है, तो तृतीयक उपभोक्ता आ गए। अब हम इसमें देखेंगे कि इनका बायोमास कितना आ रहा है। तो आप देखेंगे घास, झाड़ी, पौधे, इनका 10,000 किलो, ठीक है। गाय, हिरण, खरगोश, इनका 1,000 किलो, लोमड़ी का 100 किलो और शेर का 10 किलो। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारा सीधा पिरामिड बन रहा है ना, बायोमास के आधार पर। और अगर हम देखें गहरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पे दिया हुआ है, तो पादप प्लवक कम होते हैं, ठीक है, फिर जंतु प्लवक होते हैं, फिर छोटी मछली और सबसे बड़ी मछली, ठीक है। तो इस तरीके से एक उल्टा पिरामिड बन रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए आप पादप प्लवक 4 ग्राम प्रति वर्ग मीटर, जंतु प्लवक 6 ग्राम प्रति वर्ग मीटर, छोटी मछली 8 ग्राम प्रति वर्ग मीटर और बड़ी मछली 12 ग्राम प्रति वर्ग मीटर इनकी जैव भार है। तो इस तरीके से ये पिरामिड सीधा या उल्टा दोनों बनता है। अब देखिए हम समझेंगे ऊर्जा पिरामिड। अब देखेंगे ऊर्जा के आधार पर पिरामिड। देखिए ये एकमात्र ऐसा पिरामिड है जो हमेशा सीधा होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि कौन सा मतलब पिरामिड है जो हमेशा सीधा बनता है। तो ऊर्जा पिरामिड याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि बाकी तो सीधे उल्टे बनते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया, लेकिन जो ऊर्जा पिरामिड है अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो हमेशा सीधा बनता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है कि हमेशा जो है ऊर्जा का क्षय होता जाता है, ठीक है, जब वो आगे खास श्रृंखला में जाती है। तो ये एकमात्र ऐसा पिरामिड है जो हमेशा ही सीधा होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, मतलब ऊर्जा जो है वो एक दिशा में प्रभावित होती है। और प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का कुछ ना कुछ क्षय अवश्य होता है। मतलब जैसे भी पोषण स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो एनर्जी का क्या है, कम होती जाती है, उसका क्षय होता जाता है। तो एक दिशा में प्रवाह होता है, इसलिए ये हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। किसी पारीतंत्र के पोषण स्तरों के बीच क्रियात्मक संबंधों के निरूपण में जहाँ अन्य 2 पिरामिड उतने कारगर नहीं है, वहीं ऊर्जा पिरामिड इसका सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन है। मतलब अगर हमें देखना है, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र, किसी पारीतंत्र में, ठीक है, पोषण स्तरों के बीच क्रियात्मक संबंधों का हमें निरूपण करना है, तो हमें सबसे अच्छा पिरामिड, मतलब हमें सबसे अच्छी जो एक तस्वीर दिखाता है वो हमें ऊर्जा पिरामिड दिखाता है, ठीक है। हालांकि ये तीनों प्रदर्शन सीमाओं से रहित नहीं है। इनके प्रदर्शन में उन प्रजातियों को शामिल नहीं किया जाता जो 2 या 2 से अधिक पोषण स्तर से संबंध होते हैं। तो देखिए ये बता रहे हैं कि हमें किसी पारितंत्र के पोषण स्तरों के बीच हमें क्रियात्मक संबंध देखना है, कैसा है, ठीक है, पोषण स्तरों के बीच क्रियात्मक संबंध कैसा है ये देखना है। तो ऊर्जा पिरामिड सबसे अच्छा दिखाता है हमें इसका प्रदर्शन, ठीक है, चित्र प्रस्तुत करता है। लेकिन इन तीनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें मतलब उन प्रजातियों को शामिल नहीं करते जो 2 या 2 से अधिक पोषण स्तरों से संबंध होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए
कि कोई घास पारिस्थितिकी तंत्र में भी कोई प्रजाति और वृक्ष में भी है, तो मतलब अगर दोनों में वो आती है तो क्या है, उसको शामिल नहीं करते। तो ये इसकी सीमा हो जाती है। साथ ही सूक्ष्म जीवों को अनदेखा कर दिया जाता है, जबकि पारिस्थितिकी चक्र इकोलॉजिकल साइकिल को सुचारू रूप से चलाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। सूक्ष्म जीव बहुत ज़रूरी होते हैं, है ना, लेकिन क्या होता है जब हम ये वाला पिरामिड बनाते हैं तो इनको अनदेखा कर देते हैं। तो ये इसकी सीमा है। अब मैं आपको एक बार ऊर्जा पिरामिड दिखा देती हूँ। तो देखिए हमारा ऊर्जा पिरामिड ऐसे बनता है, ठीक है। ये हमेशा सीधा बनेगा, क्योंकि जो है हरे पौधे होते हैं उत्पादक, वो सबसे ज़्यादा उनमें एनर्जी है, ठीक है, 10,000 जूल। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता है 1,000 जूल। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता 100 जूल और तृतीयक उपभोक्ता 10 जूल। तो देखते हैं ऊर्जा की उपलब्धता धीरे धीरे आगे बढ़ने पे कम होती जाती है। तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में आ भी चुकी है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप कि आपको ये इकोलॉजिकल जो पिरामिड होते हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।